नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं विन एआई एके ऑल्सो नोन एज विनायक के फाउंडर अंकुर जी से। तो अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, जोहार। अंकुर जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि विनायक का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। तो बेसिकली विनायक एक B2B कंपनी है जो एजुकेशन सेक्टर को AI टूल्स के थ्रू रेवोल्यूशनाइज करने की सोचती है। हमने दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई किया था। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कम्युनिकेशन गैप की, स्कूल्स की और पेरेंट्स और उनके स्टूडेंट्स की। दूसरी थी जो बच्चे अपने डाउट्स को मन में रख के पूछ नहीं पाते हैं टीचर्स से, उनको सॉल्व करने की। तो इन दोनों को हम विनायक AI के थ्रू सॉल्व करते हैं, एक असिस्टेंट स्कूल्स के वेबसाइट पे इंटीग्रेट करके, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और जिन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। दोनों प्रॉब्लम्स आपने कब और कैसे आइडेंटिफाई की, कब लगा कि ऐसा कोई गैप एग्जिस्टेंट है? तो बेसिकली जब मैं क्लास 10th में था, मैं क्लास 11th में जाने से पहले अपने लिए स्कूल्स देख रहा था कि मैं किस स्कूल्स में जा सकता हूँ, किन स्कूल्स में जा सकता हूँ। तो जब मैंने स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया कि अच्छा इन स्कूल्स में जा सकता हूँ, तो उनकी वेबसाइट पे मुझे काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशन जो मेरे को चाहिए थी वो मिल नहीं पाती थी। उनको बहुत जगह नेविगेट करके ढूंढना पड़ता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जानना था कि इस स्कूल में स्विमिंग पूल है कि नहीं है, ऐसा कुछ है कि नहीं, ऐसी कोई एम्यूनिटीज़ है कि नहीं है। तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे मिल नहीं पाती थी। इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हर कोई अवेलेबल अपने वेबसाइट पे रखता नहीं था। जो मेरे लिए रेलेवेंट होता था वो मुझे मिल नहीं पाता था। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं स्कूल जाके उनसे पूछूं कि आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या नहीं है, या तो कॉल पे पूछूं। तो ये एक वहाँ पे गैप लगा मुझे कि मुझे ज़बरदस्ती का क्या कहते हैं एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ रहा है और टीडियस हो जा रहा है ये टास्क। दूसरी प्रॉब्लम थी कि जब मैं 11th में जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस समय क्या होता था कि वो लोग तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, मगर जेई की प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो जेई के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, जिसका क्वेश्चंस जेई में ज़्यादा आते हैं, वो चैप्टर पहले पढ़ाया जाता है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जैसे कि अगर स्कूल में चैप्टर 1 चल रहा है, हो सकता है कि कोचिंग में चैप्टर 5 चल रहा हो। तो जब ये चैप्टर 5 चल रहा था तो चैप्टर 1 मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अरे चैप्टर 1 में क्या पढ़ा रहे, दो चीज़ एक साथ हो रही थी। बहुत सारे चैप्टर 1 से रिलेटेड डाउट उठ जाते थे कि अच्छा ये क्या होता है, अच्छा वो क्या होता है, क्योंकि मैं उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। तो वो एक गैप आइडेंटिफाई हुआ कि ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है। स्कूल टीचर से आप क्यों नहीं पूछ पाते थे, क्या कारण मैं थोड़ा सा उस समय इंट्रोवर्ट टाइप का था कि पूछ नहीं पाता था उनसे। तो मुझे ये पर्सनल एक प्रॉब्लम फील हुई कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पूछ नहीं सकता। अब जब ये होता था तो अब जैसे कि एडवांस होते जा रहे बच्चे, मेरे जैसे लोग, तो वो क्या करते हैं, वो गूगल कर लेंगे। अब मैं जब गूगल कर लूँ तो मुझे तो पूरे दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। कोई भी एक टॉपिक सर्च करिएगा तो अलग अलग क्लासेस के और रिसर्च के हिसाब से भी आपको जवाब आने लगते हैं। हाँ, रिसर्च के हिसाब से भी जवाब आने लगते हैं। हो सकता है कि मुझे उस चीज़ का जो जवाब है वो एक PhD स्कॉलर के लेवल का हो, जो कि एक 11th के बच्चा नहीं समझ सकता। तो उस समय मैंने ये गैप आइडेंटिफाई किया। तो विनायक की मदद से आप इन प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को जो आपने आइडेंटिफाई करी? हाँ, तो हम अपने विनायक के थ्रू क्या करते हैं कि हम स्कूल्स को अप्रोच करते हैं कि आप हमारी सर्विसेज लेके अपने स्कूल के वेबसाइट पे एक हमारा असिस्टेंट इंटीग्रेट कीजिए। तो विनायक स्मार्ट असिस्टेंट है, तो कि वो क्या करता है, जो भी न्यू यूज़र आता है वहाँ पे, तो उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है। आपसे आज मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। उसी तरीके से वो पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपका ईमेल क्या है, ताकि वो पहचान सके कि आप हैं कौन। अगर उसको लगता है कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए स्टूडेंट असिस्टेंट लॉगिन हो जाता है, डायरेक्ट एक OTP आता है। और दूसरा, अगर कोई नॉर्मल हो तो वेरीफाई करने के लिए कि ये जेन्युइन पर्सन है कि नहीं है, उसको भी एक OTP आता है। स्टूडेंट को जो रहता है वो हमारा स्मार्ट असिस्टेंट रिमेंबर करता है कि ये स्टूडेंट इस डिवाइस से आया था, इस टाइम पे आया था, तो उसे रिमेंबर करता है। तो उसे बार बार OTP जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उसके बाद अगले बार जब भी वो वेबसाइट पे जाएगा वो डायरेक्टली उसे एक्सेस कर पाएगा। तो जैसे कि जो भी न्यू यूज़र आता है उसका डेटा कलेक्ट हो जाता है हमारे पास।
प्लस उसको उसको जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, विनायक असिस्टेंट उस हिसाब से उसे आंसर करता है। अंकुर जी, एक बात बताइए, आजकल के बच्चे जहाँ इतने स्मार्ट निकल रहे हैं कि उन्हें कोई भी डाउट आए तो वो एआई से या एआई चैटबॉट से तुरंत उसे पूछ लेते हैं। हाँ। तो ऐसे स्मार्ट वर्ल्ड के बच्चों में जो बच्चे अपग्रेडेड लेवल निकल कर आ रहे हैं, कोई बच्चा आपका प्लेटफॉर्म को क्यों अवेल करना चाहेगा? देखिए, आपने बहुत सही बात कहा कि लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, टाइम टू टाइम स्मार्ट होते जा रहे हैं, वो कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं उस सिचुएशन में था, तो मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं गूगल करूं, मगर गूगल में तो फिर वही बात हो गई कि मेरे को पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो हमारा स्मार्ट असिस्टेंट क्या करता है, क्योंकि हमारा आप स्कूल के तरफ से आपका डेटा हमारे पास है कि आप कौन से क्लास में हैं, आपकी उम्र क्या है, आपके मार्क्स कितने हैं, उस हिसाब से वो एनालाइज करता है कि आपकी क्षमता क्या है समझने की। उस हिसाब से वो स्मार्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है जो कि आप बेहतर तरीके से समझ सके और आपके लिए वो रेलेवेंट हो, आपको कोई इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अंकुर जी, अपनी सॉफ्टवेयर को आपने सीबीएसई और आईसीएसई डेटा और साथ ही क्लास सिलेबस कंटेंट्स के हिसाब से किस प्रकार से रेडी किया है कि वो स्मूथ फंक्शन कर पाए और लूप होल्स ना आए? हाँ, तो जैसे कि अगर कोई भी एआई है, जैसे चैट जीपीटी हो या जेमिनाई हो, वो क्या करते हैं, आप उनसे कोई भी सवाल पूछो तो वो इंटरनेट पे वो सर्च करते हैं, फिर उसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। मगर फिर वहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर लें, क्योंकि सीबीएसई, एनसीईआरटी और आईसीएसई के जो सिलेबसेस होते हैं वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट की क्षमता पे डिज़ाइंड होते हैं कि इस स्टूडेंट की क्षमता इतनी है, तो वो उस हिसाब से उसको जवाब दें। हर एक क्लास कंटेंट अलग होता है। हर एक क्लास कंटेंट को हम फिल्टर आउट करते हैं स्टूडेंट के हिसाब से कि ये क्लास 6th का है, तो उसे क्लास 6th के हिसाब से उस चीज़ की इसको डेफिनेशन इस तरीके से समझाई जा सकती है। तो ये सब जो सीबीएसई और आईसीएसई का डेटा है, लेट्स से क्लास 6 का अलग है सीबीएसई का और क्लास 6 का आईसीएसई का डेटा अलग है। हाँ। तो ये सब डेटा आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर फीड किया हुआ है या कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया हुआ है कि वो इंटरनेट के माध्यम से ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स दे रहा है? नहीं, हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम स्कूल्स को बोलते हैं कि आप जो भी बुक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे सीबीएसई स्कूल से तो जाहिर सी बात है वो एनसीईआरटी यूज़ करते हैं, और आईसीएसई स्कूल्स जो भी बुक्स यूज़ करते हैं, तो जो सीबीएसई स्कूल से हम एनसीईआरटी अपने असिस्टेंट को एनसीईआरटी पे ट्रेन कर देते हैं। और जितना ज़्यादा उसी डेटा पे क्या होता है कि अब आप एक ही चीज़ को पकड़ के उसी पे मास्टरी करें, होता है ना कि आप मास्टर इस चीज़ के हैं, स्पेसिफिक चीज़ के हैं, तो हमारा असिस्टेंट स्पेसिफिकली इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि हम सीबीएसई के उस बुक को एनसीईआरटी पे ट्रेन हुए हुए हैं, हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम क्या कहते हैं, लूप होल्स को भी एलिमिनेट कर लेते हैं और बच्चे को जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है। और भी कंपनीज हैं अंकुर जी जो सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हैं, तो उन सभी कंपनीज के बीच इन दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का सलूशन निकालने के लिए आपका स्टार्टअप एक इनोवेटिव वे में कैसे फंक्शन कर पा रहा है? तो जैसे कि काफ़ी सारी आपने कहा कि कंपनियां हैं, तो कुछ कुछ कंपनियां हैं जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती हैं इंटरनेट से स्कूल्स के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती हैं और अपने वेबसाइट पे डाल देती हैं। फुल डिटेल्स हाँ, ऑब्वियसली फुल डिटेल्स ऑब्वियसली नहीं होती है। आप एक बात करिए, आप और मैं इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब आप बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप मेरा जवाब दे रहे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, मगर वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आप उसमें से रेलेवेंस निकाल रहे हैं। एआई असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक इंसान की तरह आपको बता रहा है कि ये देखिए, ये आपको चाहिए था, ये इसका जवाब ये है, इस तरीके से। तो उनमें काफ़ी डिफरेंस आ जा रहा है। प्लस जो स्टूडेंट के फॉर्म पे हो रहा है, जो भी कर रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। हम स्कूल्स के थ्रू उनको अप्रोच कर रहे हैं, हम स्कूल्स के थ्रू ऑडियंस को अप्रोच कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, कोचिंग ट्यूशन्स और ऐसे सब चीज़ें सब्सक्रिप्शन बेस्ड वो प्लेटफॉर्म अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मगर स्कूल्स क्या होता है कि हर किसी का कोई ना कोई कहीं ना कहीं से वो स्कूल से पढ़ रहा होता है, तो हम लोग इवेंचुअली ज़्यादा ऑडियंस को कैटर कर पाते हैं। क्या रीजंस हैं कि स्कूल आपके साथ टाई अप करेगा? तो स्कूल को क्या बेनिफिट्स मिल पा रही हैं इससे? स्कूल की सबसे मेन बेनिफिट हो रही है कि उनकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रही है पेरेंट्स के साथ। अब आप किसी से पूछें कि मैं ये स्कूल XYZ कोई भी स्कूल मैं ज्वाइन क्यों करूं, आप पूछते हैं, अब आप 10 लोगों से पूछते हैं
क्यों ना, आपने कभी सवाल आया कि मैं क्यों ना स्कूल के प्रिंसिपल से पूछूं उसका क्या जवाब है? ऐसा कोई सवाल आपके मन में कभी आया हो? तो उसी तरीके से कि एआई असिस्टेंट क्या है, वो स्कूल के साइड से बात कर रहा है। एक एक स्कूल का एक एक तरह से आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंसान है वो, जो स्कूल की तरफ से बात कर रहा है, स्कूल साइड स्टोरी बता रहा है वो, कि हम ऐसा क्या हैं कि आप हमारे स्कूल को ज्वाइन करिए या किसी तरीके से ज्वाइन करिए। बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं, बहुत सारे हमारे असिस्टेंट पे रिस्पॉन्सेज आते हैं कि वाई शुड आई ज्वाइन दिस स्कूल। तो हमारा एआई असिस्टेंट स्मार्टली उसको आइडेंटिफाई करके उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। क्या रीजंस हैं अंकुर जी कि बच्चे जहां स्कूल्स में इतनी फीस पे कर रहे हैं तो टीचर्स से सवाल ना पूछकर आपके प्लेटफॉर्म को अवेल करेंगे? तो क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं जो हेजिटेंट हो जाते हैं, जैसे मैं था, मैंने अपनी खुद की स्टोरी बताई कि मैं बहुत हेजिटेंट हो जाता था पूछने में, मुझे शर्म आती थी। आज मान लीजिए कोई क्लास 3 का बच्चा है, आज टीचर उसको पढ़ा रही है 3 into 7, मगर उसे 3 + 7 उसको नहीं पता, वो 3 into 7 नहीं समझ पा रहा है, तो उसे शर्म आ रही है कि मैं कैसे पूछूं, ये क्वेश्चन कैसे पूछ लूं, कहाँ मैं तुमको 3 into 7 पढ़ा रही हूँ, उल्टा टीचर उसे डांट के बोल देगी कि तुम जाओ। तो उस तरह के रिस्पॉन्स को एलिमिनेट, उस तरह का जो चीज़ होता है, जो बहुत बेसिक चीज़ होता है, जो किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होता, वो नहीं ग्रैप्स कर पा रहा होता है। हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है किसी भी चीज़ को। क्लास के जो हाँ, कंटेंट्स है वो नहीं ग्रास्प कर पाया है तो हाँ, अगले तो current का कंटेंट समझ में अगले नहीं क्लास का आएगा। कंटेंट समझ में नहीं आएगा, और अगले क्लास का कंटेंट समझना है, उसमें आपको डाउट आ रहा है, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपकी एज एनालिसिस और क्लास एनालिसिस कर रहे हैं, प्लस हम मार्क्स की भी एनालिसिस कर रहे हैं कि आपका मार्क्स इतना है, तो उससे हम लोग इंसाइट्स निकाल पा रहे हैं कि आप इतना इंफॉर्मेशन नहीं ग्रैस्प कर पा रहे हैं, तो आपको उस तरीके से और बेसिक जवाब वो रिस्पॉन्स में देगा। अंकुर जी, हर चीज़ का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, तो कोई ना कोई काउंटर पार्ट होता है, तो क्या हाँ। इस कंसेप्ट का भी कोई काउंटर पार्ट हो सकता है या ड्रॉबैक हो सकता है कि जैसे बच्चे अपने स्कूल के टीचर्स को इग्नोर भी करना स्टार्ट करने लगे कि मेरे पास तो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, मैं जब चाहूँ तब आराम से उसे अवेल कर सकता हूँ? ये बात आपने बहुत सही कही कि हो सकता है बच्चे नेग्लेक्ट करें, मगर हो क्या रहा है, हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके डाउट्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, हम उन्हें एजुकेट नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें पढ़ा नहीं रहे हैं। एक टीचर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, हम आपके सवाल के जो जवाब हैं, आप जो टीचर से नहीं पूछ पाए या कुछ नहीं कर पाए, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसका समय कुछ भी हो सकता है, वो रात को 6 बजे बैठ के पढ़े, शाम के 7 बजे पढ़े, उस समय अगर उसे डाउट आ रहा है तो वो किससे पूछे? किससे वो पूछेगा? स्कूल तो जा नहीं सकता कि अभी तो स्कूल खुला नहीं है, अभी और मैं जब तक स्कूल वो जाऊँ, डाउट क्लियर नहीं होगा उसके आगे आगे भी का समझ में उसको आएगा नहीं दिक्कत ही उसको। होनी है। तो उसको ये आगे का चीज़ समझ में आए, वो पहले का भी जो उसका डाउट है वो सॉल्व कर पाए। तो हम बेसिकली डाउट सॉल्व कर रहे हैं, हम उन्हें टीचर का ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहे, हम नहीं कह रहे कि हम आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के पढ़ाएंगे। Okay. हाँ, अंकुर जी, हम जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी बेनिफिट्स हैं जो स्कूल से टाई अप करने से आपको मिल पा रही हैं और इसके अलावा लोगों को भी एक बेहतर वे में हेल्प मिल पा रही है। स्कूल से टाई अप करने पे आपके स्टार्टअप को एक एक्स्ट्रा अपीयरेंस जो मिल रही है वो किस प्रकार से मिल पा रही है, मतलब इसके बजाय कि अगर आप एज क्लाइंट्स हाँ। स्कूल के साथ डील करते तो आज आज ऐसा होता है कि अगर मैं किसी से भी डील करूं तो हो सकता है कि वो आगे चल के सोचे कि 1 साल की डील है, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू कर दे किसी भी रीज़न से, उसको अगर नहीं वो क्लाइंट रहेगा अगर वो क्लाइंट रहेगा तो हो सकता है वो डिसकंटिन्यू कर दे। मगर वो यहाँ पे जब क्या कहते हैं मेरा उनसे डायरेक्ट पार्टनरशिप होगा तो क्या रहेगा कि मैं उनके साथ बना रहूँगा। अब इससे क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट है अगर उसको 1 साल ये चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, अगले साल अचानक से आपसे छिन गया, आपको रोज़ मैंने दिया कि लीजिए कार और जाइए कार से आना जाना करिए, मगर फिर मैं आपसे जैसे ही 366 डे हुआ, 1 जनवरी आया, मैं बोला कि कार की चाबी मुझे वापस दो, तुम्हारा हो गया काम ख़त्म। उसी तरीके से वो स्टूडेंट के पास भी हो गया कि स्टूडेंट जो चाह रहा था, जो उसको मिल रहा था, वो चीज़ उससे भी हट गई। इससे हमारे क्या हो रहा है कि हम कंपनी को भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, प्लस स्टूडेंट को भी स्टेबिलिटी मिल रही है कि उसको जब भी डाउट हो वो कभी भी पूछ सकेगा। अंकुर जी, कब और कैसे ये ख्याल आया कि ऐसा कुछ करना है और इस ख्याल को धरातल पर उतारने के लिए इसके ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने किस प्रकार से स्टेप्स फॉरवर्ड लिए? तो सबसे पहले जब क्या कहते हैं मैंने ये सब गैप्स आइडेंटिफाई कर लिए थे 11th-12th के ड्यूरेशन में, तब ऐसा था कि स्कूल सर्च करने के टाइम पे। बेसिक एम था
कि पहले तो प्रायोरिटीज़ होती है कि जेई प्रिपरेशन कोई कर रहा है तो वो अपने प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देता है। फिर जब कॉलेज लेवल पे मैं आया तो मैंने डिस्कवर किया कि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरियल फील्ड में जा रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं कि हम कैसे मास लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने भी वही सेम चीज़ सोची कि मैंने भी एक ये प्रॉब्लम फेस की थी, क्या मैं इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो इस चीज़ को मैंने क्या कहते हैं इस पे सबसे पहले तो मैंने रिसर्च स्टार्ट की कि ऐसा कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कि नहीं, कि स्कूल्स के वेबसाइट पे कोई ऐसा एआई असिस्टेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मुझे हार्डली कुछ स्कूल्स मिले जिनमें ऐसी कुछ सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ थी कि वो बेसिकली एडमिशन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप बिजनेसेस के थ्रू। कुछ स्कूल्स ऐसे मिले जो व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू कुछ प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन, जो प्री रिक्विजिट जैसे कि क्वेश्चंस भी आपके डिफाइंड होंगे और उसके आंसर्स भी डिफाइंड होंगे, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछ पाएंगे उनसे। पूछ सकते हैं वो एक तरह से आप बोले कि व्हाट इज़ ए, दिस इज़ ए, इस तरीके से वो डिफाइंड है। तो उस तरह के मुझे मिले तो मुझे ये लगा कि स्कूल्स भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं कई कि बार ऐसा आप एक टॉपिक ऐसे के लिए भी पूछो तो वो रिसर्च बेस्ड आ जाता है। हाँ, तो वो स्कूल्स भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ की मुझे ज़रूरत है। तो इसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या कहते हैं अपना किस तरह से स्टेप्स फॉरवर्ड लिए? तो हमने क्या कहते हैं अपने बॉट डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो मैंने जैसा बताया रिसर्च किया कि ऐसा रिसर्च आ रहा है। रिसर्च के रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव लगे कि हम इस पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने फिर अपना एआई असिस्टेंट डेवलप करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हमने आगे आगे अब जाके अभी जाके पीएमएफ हमें मिल पाया है। तो अब हम जाके स्कूल्स को अप्रोच कर रहे हैं जुड़ने के लिए। प्रोडक्ट मार्केट फिट। ओके, ये क्या होता है और किस प्रकार से इसका आपको सहयोग मिला? प्रोडक्ट मार्केट फिट वो होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो बिकने के लिए जिसे खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों राज़ी हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज ये टेबल है, अब इस टेबल में कुछ भी खामियां हुई तो हो सकता है कि जो भी खरीदने वाला हो वो बोले कि अरे यहाँ पे तो टूटा हुआ है, यहाँ पे तो ये है, वो उसमें प्रॉब्लम निकाल सकता है। अब जब मैं कहूँ कि मेरा टेबल पूरा बढ़िया से बन गया, जब तक मेरा टेबल पूरा बढ़िया से नहीं बन जाता कोई भी खरीदार उसे खरीदेगा नहीं। तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो किसी के खरीदने के लिए प्रॉपरली फिट है, उसमें कोई खामियां नहीं है, उसमें और बस खामियां नहीं है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट का ज़रूर स्कोप है क्योंकि एआई है, एआई डेवलप करता है हर समय टाइम टू टाइम। आपने अभी एक बात कही कि आपने रिसर्च कंडक्ट करा, तो रिसर्च आपने किस तरीके से कंडक्ट किया और क्या रिजल्ट्स उसके निकल कर आए? तो हमने रिसर्च इस तरह से कंडक्ट करा कि हम मैनुअली जाके चेक करते थे वेबसाइट्स को और क्या कहते हैं इन्फ्रेंसेस निकालते थे कि इस वेबसाइट पे ये स्कूल की वेबसाइट, इसमें क्या कहते हैं इतनी ऐसे तरह की टेक्नोलॉजीज़ है, ये वेबसाइट इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है। उस तरीके से हमने क्या कहते हैं वेबसाइट्स खोजी। सारी वेबसाइट्स को रिसर्च करने के बाद हमने उन्हें सेपरेट किया, उन स्कूल्स को सेपरेट किया जो कुछ इस तरीके के व्हाट्सएप बिजनेसेस के माध्यम से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कनेक्शन बढ़ा पाएँ। तो हमने उन स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया और फिर उनसे बात करने पे पता चला कि उन्हें कम्युनिकेशन की एक प्रॉब्लम थी। उनको जो ये थी कि कहते हैं आप यूज़र सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया। तो उनसे डिस्कशन और ये सब करने के क्या बाद रिजल्ट्स निकल कर आए इस रिसर्च की और इन रिजल्ट्स को आपने अपने स्टार्टअप में कैसे यूज़ करा? तो ये जो रिजल्ट्स निकल के आए कि एक नीड है इस चीज़ को लाने की, ऐसी कोई चीज़ जो कम्युनिकेशन को और बेटर कर सके स्कूल के तरफ से। अब जैसे कि कोई अब कस्टमर सपोर्ट इस्टेब्लिश करे, मैनुअल वर्क बहुत सारा बढ़ जाएगा, जो स्टाफ के लिए अदर यूज़फुल टास्क हैं उस पर वो एंगेज नहीं होंगे, मैनुअली क्या कहते हैं कॉल्स पे लगे रहेंगे कॉल सेंटर के तरह। वो तो टीचर्स है, उनका काम तो पढ़ाना है, वो एक कॉल सपोर्ट में नहीं काम कर रहे। उनको क्या कहते हैं अब जब ये चीज़ एआई के थ्रू सॉल्व की जा सकती थी तो हमने आइडेंटिफाई किया कि हम इसे एआई के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इसी इन्फ्रेंस पे हमने अपना ये असिस्टेंट अंकुर डेवलप जी, किया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपके स्टार्टअप का जिसकी मदद से आप अपने स्टार्टअप को आगे लेकर जा रहे हैं? तो मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा से यही था कि मैं एक ऐसी कंपनी एस्टैब्लिश करूं जो एआई टूल्स के थ्रू स्कूल्स को हेल्प कर सके। स्कूल्स के एजुकेशन सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, जो भी प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर सकें, हम उसका एआई के थ्रू सोल्यूशन ला सके। तो हमेशा से ऑब्जेक्टिव यही रहा कि उन्हें सॉल्व किया जाए। अंकुर जी, क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस करे स्टार्टअप को स्टैब्लिश करने के दौरान?
सो इस स्टार्टअप को एस्टैब्लिश करने के दौरान हमें ये प्रॉब्लम्स आई कि बहुत लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एआई एक्चुअल में है क्या और एआई हमें फ़ायदा क्या दे रहा है। आज मैं काफ़ी सारे स्कूल्स जाता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो वो बहुत वहाँ पे कुछ जो एजेड टीचर्स होते हैं वो तो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में ये है क्या। जैसे बहुत सारे जो सीनियर टीचर्स हो जाते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं स्कूल के लिए, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। उन्हें सबसे मेन प्रॉब्लम था कि उनको एजुकेट करना, जो एजुकेट लोगों को कर रहा है उनको एजुकेट करना। मेन दिक्कत वहाँ पे आई कि उन्हें समझाना पड़ा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी चीज़ जो हमारे जैसे बात कर सकती है, हमारे जैसे जवाब दे सकती है, मगर वो आर्टिफिशियल है। तो कई बार अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको लोगों के व्यू पॉइंट चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है। तो हाँ। आपने भी कुछ इस तरह के चैलेंजेस, व्यू पॉइंट चैलेंजेस फेस करे इससे पहले कि लोग आपके प्रोडक्ट को यूज़ करें? हाँ, व्यू पॉइंट चैलेंजेस हमने ये फेस किए कि उन्हें लगता था कि हम कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरह से हम कस्टमर सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इंटरेक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं उनका स्कूल के तरफ से, प्लस हम जो स्टूडेंट्स की हेल्प कर पा रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव वो वहाँ पे आ जाता है कि एक स्टूडेंट की जो हेल्प हो रही है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जा रहा है इस केस में। आप कोई स्टूडेंट की जो एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी जो डाउट्स आ रहे हैं, उसके सवाल आ रहे हैं, दिन भर उसकी जो क्यूरियस माइंड है उसका वो कभी भी सोच सकता है। उसको रात को 1 बजे भी ख्याल आ सकता है कि अच्छा उसमें उसने ऐसे, सर ने ऐसे क्यों सॉल्व किया, वैसे क्यों नहीं सॉल्व किया। तो उस ख्याल को, उस क्यूरियस माइंड को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहते हैं इसमें स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोवाइड किया। स्टूडेंट असिस्टेंट आपने प्रोवाइड करा, ये काफ़ी अच्छा चीज़ आपने अपने स्टार्टअप में इंट्रोड्यूस किया। हम्म। अंकुर जी, जो भी चैलेंजेस आपने फेस करे, उन चैलेंजेस को आपने टैकल या ओवरकम कैसे किया? तो सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने क्या कहते हैं स्कूल्स को डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक्चुअल में क्या है बात है, एक्चुअल में है क्या ये चीज़। तो उन्हें भी समझ में आया क्योंकि उन्हें ऑलरेडी एक नीड थी ऐसा कोई चीज़ की जो कम्युनिकेशन को बेटर कर सके, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का और ओवरऑल स्कूल का। तो ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है। तो इसको टैकल करने का यही था तरीका कि स्कूल्स को एजुकेट करें कि आप समझिए कि एक्चुअल में ये है क्या स्कूल्स को। और क्योंकि स्टूडेंट जो हैं आजकल वो ओवर प्रोग्रेसिव है कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी नीड को जब स्कूल आइडेंटिफाई कर पाया तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला पाया। टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स आपके कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है? तो सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस तो हमारी स्टूडेंट्स ही हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम का ही हम मेन सॉल्यूशन ला रहे हैं। प्लस हमारा टारगेट एक तरह से फाइनेंशियल ऑडियंस तो हमारी स्कूल है, जो स्कूल हमें इंटीग्रेट करवा रहे हैं। मगर जो प्रॉब्लम, जो विज़न हमारा है कि इस स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, वो है हमारी मेन टारगेट ऑडियंस। विन एआई के नाम काफ़ी अलग और यूनिक साउंड हो रहा है अंकुर जी। तो विन एआई के, जिसे हम लोग विनायक भी कह रहे हैं, इस नाम के पीछे का आपका क्या कंसेप्ट रहा, क्या सोच रही इस नाम को रखने के लिए? तो जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे कि विनायक गणेश जी का नाम भी है, उन्हें सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक कहा जाता है। तो विनायक एक ऐसा कोई उन्हें नाम दिया गया था कि वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देते हैं, वो विघ्नहर्ता होते हैं, तो उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसीलिए हमने क्या कहते हैं सोचा कि विनायक नाम दें, मगर क्योंकि ये एआई बेस्ड है तो विन एआई के हमने नाम रखने का सोचा। ओके। हम जानना चाहेंगे कि किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपका स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड मोड में है या इन्वेस्टमेंट बेस्ड है? नहीं, हम बूटस्ट्रैप्ड है। ओके। आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स कौन कौन से रह रहे हैं? तो बेसिकली हमारा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल अभी के लिए तो स्कूल्स हैं, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे हम वर्क कर रहे मतलब हैं। किस प्रकार से आप रेवेन्यू अर्न करते हैं? रेवेन्यू अर्न करने के लिए रेवेन्यू मॉडल्स आप कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं? तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमारा सबसे बेसिक मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। इसमें हम स्कूल्स को अप्रोच करते हैं कि आप हमारे असिस्टेंट को वेबसाइट पे इंटीग्रेट करिए। तो हमारा बेसिक रेवेन्यू मॉडल तो बिजनेस टू बिजनेस है। आगे फिर इसे सोचा जाएगा कि B2C बेस पे लाया जाए कि हम स्कूल्स की प्रॉब्लम मतलब बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें मेन। मतलब स्कूल्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका एक बेसिक रेवेन्यू जनरेशन मॉडल हो रहा है फिलहाल, जिसके माध्यम से आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। हाँ।
फिलहाल में कितने लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक अर्निंग मिल पा रही है? तो हम लोग अभी सिर्फ 3 ही लोग हैं, मैं और मेरे 2 को-फाउंडर्स हैं। हम लोग क्या अभी तो क्या कहते हैं, जो भी अर्निंग्स हो रही है हम कंपनी में री इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि हम लोग अभी नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चल रहे हैं, तो जो भी हमारी अर्निंग्स होती है हम उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी में, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। खुद के लिए आप लोग कुछ प्रॉफिट्स या रेवेन्यू नहीं रख रहे हैं फिलहाल नहीं, के लिए? अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम बहुत को-फाउंडर से अर्ली स्टेज मुलाकात में हैं। आपकी कब और कैसे हुई और कब लगा कि को-फाउंडर्स का होना जरूरी है? तो को-फाउंडर्स एक्चुअली मेरे दोनों को-फाउंडर श्रेयस कुमार, एक उनमें से एक है श्रेयस कुमार और एक है सूर्यांश देव। तो ये दोनों एक्चुअली मेरे बैचमेट्स हैं बीआईटी मिश्रा में, ठीक है। तो जब मैं इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, जब मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैंने जब इनसे डिस्कस किया तो पता चला कि ये भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को अब एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं कि मतलब उन्हें भी उनसे आपने डिस्कस करा और आपको एक सोल्यूशन उनसे मिला, तो उनका एज को फाउंडर्स आपने सहयोग लिया। किसी भी न्यू स्टार्टअप के लिए संदेश आप अंत में देना चाहेंगे अंकुर जी? न्यू स्टार्टअप के लिए संदेश तो मेरा यही रहेगा कि सबसे पहला आप उसको देखें जो आपके ऑडियंस, जो आपका मेन प्रॉब्लम है, जो आप जिस प्रॉब्लम का आप सल्यूशन खोज रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को आप पकड़ के रखें। वो सबसे पहला डू रहेगा। और डोंट रहेगा कि आप डेटा पे बिलीव करें, लोगों के व्यू पॉइंट पे नहीं बिलीव करें, आप अपने आप को डेटा से सपोर्ट करें। अंकुर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।